अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो अफसाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस अफसाने का नाम है सबक और इस अफसाने की कलमकार हैं शुमाइला दिलीबाद। तो चलिए बढ़ते हैं अफसाने की जानिब। शाइस्ता बेगम का हाथ तेजी से चल रहा था। खस्ता खस्ता पराठे उतरते जा रहे थे और पास बैठे उनके तीनों बेटे हाथ साफ करते जा रहे थे। तवे पर से एक के बाद एक पराठा उतर रहा था। ऊपर से आशिर, हाशिर और हाथ के पास पड़ी हांडी में से एक के बाद एक पकोड़ा गायब होता जा रहा था। अचानक ख्याल आने पर वो मुड़कर हांडी देखने पर मजबूर हुई थी। शर्म नहीं आई माँ के लिए खाली कढ़ी छोड़ते हुए? मुझे एक भी पकोड़ा। ओ मम्मा जी, तीनों बैक जुबान बोले। कढ़ी, पकोड़ा और पराठे आपके हाथ के हों तो छोड़ता कौन है? अरे नहीं यार, मेरी मम्मा तो कुछ भी पकाएं कमाल कर देती हैं। आशिर मक्खन लगा रहा था। शाइस्ता बेगम का मूड बहाल हुआ। ये हकीकत थी कि उनके मेके से लेकर ससुराल तक उनके तरीके सलीके और खाने पकाने का मुतरिफ था। मम्मा जी, नानू की मिस कॉल आ गई है। हाथ फोन पकड़े खड़ा था। उन्होंने नंबर मिलाकर हैंड फ्री लगा लिया था। ये रोज़ाना का मशगला था इस वक्त फ़ोन करना। आज इतवार की वजह से वो लेट हुई थी तो अम्मा ने मिस कॉल दे दी थी। लो जी अम्मा, क्या हो गया है? आप जैसी नरम दिल सास तो मैंने देखी ही नहीं। आज मैं बच्चों को लेकर आपकी तरफ आ रही थी और आपकी बहू ने घर छोड़ने की तैयारी भी कर ली। चलो अच्छा, जाने दें, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ ख्याल रखने। बहू बेटे को सुनाकर भेजना कि बेटियों की वजह से खाना मिल जाता है, वरना तुम लोग तो भूखा मार दो। शाइस्ता बेगम का मसाला राउंड शुरू हो चुका था। वो डिक्टेशन दे रही थी। उनकी अम्मा के साथ साथ पास बैठे तीनों बेटे भी सुन रहे थे और सर भी धुन रहे थे। बचपन से लेकर आज तक वो ये सब देखकर सुनकर जवान हुए थे। अब तो खैर दो की जॉब भी हो गई थी। हाद यूनिवर्सिटी में था। जवानी में बेवा होकर जिस तरह से मर्दाना वार हालात का मुकाबला करके उन्होंने बच्चों को काबिल बनाया था, वो काबिले तारीफ था। इस बात को सराहने वालों की कमी भी ना थी। लेकिन इस मुशक्क़त से जो कमियों कजी उनके अंदर पैदा हुई थी, वो उससे बेखबर थी या फिर रहना चाहती थी। आशिर, गाड़ी निकालो, हम लोग नानू की तरफ जा रहे हैं। बेटों ने मायनी खैजी से सर हिला दिए थे। वो बचपन से माँ के अचानक प्रोग्राम देखते आ रहे थे और ऐसे सीन नानू के घर जाके एंजॉय भी करते थे। नुसरत बेगम तीनों बेटियों और दो बेटों के हिसार में निढाल सी लेटी हुई थी। तीसरा बेटा अपनी नई नवेली दुल्हन को मेके छोड़ने गया हुआ था। बड़ी दोनों बहुएं किचन में जुटी हुई थीं, जबकि उनके बच्चे फुप्पियों के बेदाम के गुलाम बने खिदमत कर रहे थे और फुप्पियों के बच्चे माओं और मामुओं की गुफ्तगू सुनने में मगन थे। अरे बस अहमद, मैं भी अगर तुम्हारी बीवियों जैसी होती तो कहाँ कुछ बचना था। न बेटे लायक फाइक होते, न घर बार का कुछ बचता। ये तो मुझे पता है कि आशिर के पापा के बाद कैसी जिंदगी गुजारी है। वो तुरुप का पत्ता फेंक कर रोने में मसरूफ हुई। बाकी दोनों बहनों ने और माँ ने पूरा पूरा साथ दिया। नतीजतन भाई दाएं बाएं बैठकर दिलासे देने लगे थे। तीसरा आकर पीछे से गर्दन में बाजू डालकर खड़ा हो गया। अमजद, तुम तो ससुराल गए थे? बैक वक्त इस्तिफसार हुआ। वो बाजी, मुझे अम्मा ने बता दिया था आप लोग आ रहे हो, तो निदा को अंदर भेजकर दरवाजे से लौट आया। डायने हैं पूरी, अपने अलावा किसी को खुश नहीं देख सकती, अपने भाइयों को भी नहीं। सोचा था क्या पता असजद और निदा को हमारे वाले हालात का सामना ना करना पड़े, मगर देखा वही चालें शुरू हो गई माँ बेटियों की। वो देवरानी जेठानी किचन में दावती खाना बनाते हुए जले दिल के फपोले भी फोड़ रही थी। भाभी, सच में मैं तो अम्मा पर हैरान हूँ। अच्छी भली होती हैं, खाती पीती खुशबाश तंदुरुस्त। जैसे ही बेटियां आती हैं निढाल सी कमज़ोर कमज़ोर दिखने लगती हैं। मुझे तो 15 साल हो गए इनके यही ड्रामे देखते हुए। वैसे भी ही ना, तुमने सुना होगा, इंसान जैसा सुनता और सोचता हो वैसा ही महसूस होने लगता है। अम्मा भी बेटियों के आने पर उनके मुंह से यही कुछ सुनकर खुद को कमज़ोर महसूस करने लगती हैं। हो खा भाभी, वैसे अम्मा तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये बाजी शाइस्ता इनको नेगेटिवली पॉलिश करती रहती हैं, तो ऐसा बिहेव कर जाती हैं कि बहुएं ख्याल नहीं रखती। आपने कभी नोट किया, जब 2 दिन भी बाजी का फ़ोन ना आए तो वो कितना खुश होती हैं हमारे साथ?
ये तो है। बहुत उलट पुलट हमारी नंदे सिखाती हैं इनको। ना अपनी आकबत की फिक्र है ना माँ की। उनका बुढ़ापा और आखिरत दोनों दांव पर लगाए हुए हैं। बुढ़ापे में तो इंसान बच्चा बन जाता है। कसूर इनका है जो इनको और भाइयों को सिखाती हैं। सच्ची भाभी, हमारी नंदों की खुशकिस्मती में तो कोई शक नहीं। भाई भी इतना प्यार करते हैं। अजजत को देखो, ससुराल की पहली दावत छोड़ आया, मगर इनको फिर भी कदर नहीं। उसको भी निदा के खिलाफ भड़का रही हैं। हिना किचन की खिड़की में से ड्राइंग रूम में ताका झांकी कर रही थी। सबसे ज्यादा शाइस्ता बाजी ही अजजत को लिपटा लिपटा कर रो रही हैं। बेवगी को ढाल बना रखा है इस औरत ने। जब देखो इसी बात को केश करा करा के हमारे घर का सुकून बर्बाद किए रखती हैं। शोहर के मरने के बाद अपने घर की भी हुक्मरान और दूसरों के घरों में भी हुकूमत। जी भाभी, इनको हुक्मरानी की ऐसी लत लगी है कि हर जगह अक्ले कुल बनी रहती हैं। इससे तो बेहतर था कि शादी ही कर लेती। बड़ी खाला, मम्मा, चलो चलें, हम आज के बाद कभी नानू के घर नहीं आएंगे। जवेरिया ऐसे चीख चीख कर रो रही थी कि अब जान निकली कि तब। बेटा, हुआ क्या है? नानू मामू सब लोग जानने के लिए तड़प रहे थे। घंटा भर से बड़ी मुमानी और छोटी मुमानी किचन में वो हिचकियों से रो रही थी। फिर तो इन देवरानी जिठानी की चिड़ियां तोते सब उड़ गए। सबसे पहले तो वो नंदू के सामने ही गिड़गिड़ाई कि कहीं घर से ही ना निकलवा दें। शोहरों और सास को तो बाद में बनाया जा सकता था, वो क्योंकि वो मिजाजन नंदू से काफ़ी ज़्यादा ही बेहतर थे। आशिर बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। जी मम्मा जी, हजार बातें करें आप। अभी महीना पहले तो इसकी शादी हुई थी जवेरिया के साथ, माँ की पसंद से। बेटा, जवेरिया का हाथ बड़ा खुला है, तुम खुद उसे थोड़ी ऊंच नीच बता दिया करो। मैं कहूँगी तो बुरा ना मान जाए। कल 8,000 का सूट एक बार का पहना हुआ उठा के मासी को दे दिया। बस मम्मा जी, बिल्कुल बस, नो मोर पॉलिटिक्स। वो एकदम खड़ा हुआ था। सारी जिंदगी आप मामू लोगों के साथ गेम खेलती रही हैं। हम आपकी खातिर मुमानियों की जासूसियां करते रहे और अब आपने घर में भी वही खेल खेलना शुरू कर दिया है। जवेरिया को भी यही डर था कि हमारी माँ दूसरों के घरों में इजारादारी कायम रखने वाली हैं। हमें कहाँ चैन से रहने देंगी। वही कुछ आपने शुरू कर दिया। आज के बाद आप कभी जवेरिया की कोई बात नहीं करेंगी। बस चेंज करें खुद को, खुदा के लिए मम्मा जी प्लीज़। वो दहाड़ दहाड़ कर पाँव मारता बाहर निकल गया। वो निढाल होकर सोफे पे गिरी थी। शाइस्ता को मेके से ससुराल तक हमेशा से सराहा गया था। शादी से पहले वालदेन उनकी सूझबूझ के मोतरिफ थे। शादी के बाद शौहर भी मोतरिफ था कि तरीका, सलीका और घरेलू शऊर शाइस्ता पर ख़त्म है। उन पर अल्लाह ताला का वाकई ख़ास करम था जो हर जगह पजीराई मिलती थी। शादी के 8 साल बाद बेवा हो जाना बिलाशुबा बहुत बड़ा सानेहा था, मगर इस सानेहा के बाद जिस तरह उन्होंने बेटों को परवान चढ़ाया और घर संभाला था, इस पर उनकी पहले से कई गुना बढ़कर मदसराई हुई थी, जिससे उनमें अजीब रौनक के साथ साथ अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी बड़ा था कि कहीं ये मुकाम, ये तारीफ मुझसे छिन न जाए। बेवगी में अपने घर के तमाम फैसले वो खुद करती थीं। मुकम्मल आज़ादी और हर तरफ अपनी हुक्मरानी ने उनमें मैं अकेले कुल हूँ का एहसास बहुत बढ़ा दिया था। माँ भाइयों और बहनों को अपनों ने हमेशा ये कहकर ज़ेरे बार रखा था कि मुझे बाप के घर से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मशवरे देती रहती हूँ। हालांकि वो फैसले सुनाया करती थी। अपने घर के अलावा भाभीियों के घर में हुक्म चलाने का नशा ऐसा था कि उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया था कि बेटे पास बैठे हुआ करते। वो फ़ोन पर डिक्टेशन दिया करती। भाभियाँ इकट्ठी बातें करती होती तो वो किसी न किसी बेटे को बातें सुनने भेज दिया करती। अब पता चला था अपने हाथ से अपनी फसल तबाह कर ली थी। वो खुदादाद सलाहियतों की मालिक थीं। अपनी काबिलियत को मनफी अंदाज में इस्तेमाल न करती तो बेटों समेत भाभियों और बहुओं के लिए भी काबिल तकलीद नमूना होती। मगर ये क्या हो गया? उनके अपने बच्चे वो सबक भी पढ़ा गए थे जो उन्होंने पढ़ाया ही नहीं था। वो बाप भी याद कर गए थे जो उन्होंने कभी खोला ही नहीं था। वो बुद्ध बनी बैठी थी। आंसू सफ़ेद बर्राक दुपट्टे में मदगम हो रहे थे। आह आशिर, तुम्हें कैसे बताऊं? जवेरिया मुझे तुम तीनों से भी ज़्यादा प्यारी है। मैंने तो बात बराए बात की थी, लेकिन मुझे पता चल गया है
کہ میں اب اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کی آئلی زندگی بھول کر بھی ڈسکس نہیں کر سکتی، کوئی مشورہ نہیں دے سکتی، نہ اچھا نہ برا۔ جرم بڑا تھا تو سزا تو بڑی ہی ہونی تھی، پھر سے اعتماد بنانے میں وقت لگتا ہے۔ دوستو، یہ تھا شمائلہ دلیباد کا افسانہ سبق۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔